सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप चेस सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई पहली वीडियो है और मेरे से कोई गलती हो जाए तो मैं क्षमा चाहता हूं। विषय सुभाष चंद्र बोस जी। मेरे कॉलेज में आया हूं मैं, गवर्नमेंट कॉलेज जींद, और बड़ी याद आ गई इस कॉलेज की और हर क्लास हर जगह बड़ा मिस करता हूं। पीछे जो बहुत बड़ी स्टेज है उसको मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूं। तो आज मैं एक ऐसे सर के पास आया हूँ। जब मैं 2008 की बात है, एक स्टेज पर एक भाषण सुना था, रोंगटे खड़े हो गए थे। तब से मैं उस चीज़ को मिस कर रहा था। आज वो क्षण आ गया, मैं उस बारे में बात कर पाऊँ, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बात कर पाऊँ। हमारे साथ हैं ओपी गुप्ता जी। सर जी प्रणाम। प्रणाम सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? सर मैं एकदम बढ़िया। सर ऊपर कॉम्पिटिशन्स होते थे सर, भाषण प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता। तब एक आपका भाषण सुना था मैंने, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में आपने बताया था कि उनके जीवन का जो स्ट्रगल है। आज हम अपने घर में सुभाष चंद्र बोस जी की फ़ोटो लगा लेते हैं लेकिन वास्तविकता नहीं जानते, यूथ उनके बारे में जानता नहीं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा हमें बताएं उनके बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में। गांधी जी के साथ उनके रिलेशंस कैसे थे, उनकी शादी हुई थी कि नहीं हुई थी, आज तक इस बारे में भी किसी को पता नहीं है। और 1945 में उनकी जो एक मृत्यु का एक मैसेज आया ताइवान से, उसमें कितनी सच्चाई है या क्या अफवाह है? आप सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में सर थोड़ा सा बताएं सर। सुभाष चंद्र बोस जी की जहाँ तक बात है जी, वो भारतीय स्वाधीनता संग्राम के अग्रणी नायकों में से एक हैं। सिर्फ नायक ही नहीं जी, मैं ये कहूँ कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अगर हम आसमान में चमकते हुए सितारों में देखें जी, तो शायद सबसे ज़्यादा चमकने वाले सितारों में अगर किसी का नाम आता है तो वो सुभाष चंद्र बोस जी का आता है। एक मध्यम परिवार में जन्मे जी, और बहुत टैलेंटेड व्यक्ति, बहुत टैलेंटेड विद्यार्थी के रूप में जी, और जिन्होंने बचपन से ही, जिनके जीवन पर स्वामी विवेकानंद जी का, अरविंदो घोष का इतना ज़्यादा असर था कि वो हर वक्त तड़पते रहते थे कि हम गुलामी से किस तरह आज़ाद हों, और उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया, रास्ता दिखाया देश के नौजवानों को, देश की उस वक्त के नेतृत्व को, जो उस वक्त का मैं ये कहूँ कि जो कांग्रेस का नेतृत्व था जी, उनको भी। मैंने सुना है सुभाष चंद्र बोस जी गरम दल के थे, गरम दल के नेता थे। इस बात का क्या मायना? क्या वो गुस्सैल थे, किसी बात को ना मानकर ये करना, तोड़ फोड़ कर? गुस्सैल नहीं थे। गरम दल का मतलब गुस्सैल नहीं थे, लेकिन उनको ये कहते थे कि भीख मांगने से आज़ादी नहीं मिलेगी, कि आज़ादी भीख में नहीं मिलेगी। आज़ादी के लिए हमें अपना सर्वस्व त्याग करना पड़ेगा, न्योछावर करना पड़ेगा, अपने जीवन का बलिदान करना पड़ेगा, और उसके लिए हम युवाओं को तैयार रहना पड़ेगा, तभी देश आज़ाद होगा। ऐसी उनकी विचारधारा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस बात का क्या मतलब होता है? इस बात का मतलब यही है कि हर युवा को अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वो तैयार हो कि जब कभी ऐसा क्षण आए कि देश की आज़ादी के लिए जीवन में से और प्राण में से एक चीज़ ढूंढनी पड़े तो आदमी लालच में आके अपने प्राणों के बचाने की कोशिश ना करे, देश के लिए वो न्योछावर करना चाहिए। ऐसी उनकी विचारधारा। ऐसा भी सुनने में आता है जब वो कहीं जाते थे, सभा में जाते थे, मीटिंग में जाते थे, तो उनकी हाइट इतनी लंबी थी कि पूरी भीड़ में इकलौते वो दिखाई देते थे। उनके हाथ भी बताते हैं कि घुटने तक आते थे, इतने लंबे हाथ थे। ये कोई सौभाग्यशाली व्यक्ति के लक्षण ऐसे बताए जाते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जिस व्यक्ति के हाथ लंबे हों उसको कर्म योगी के नाम से भी जाना जाता है। ये माना जाता है कि वो महान व्यक्तित्व होता है, निराला होता है। ठीक है ना। ये रीजन टू रीजन ये भी हो सकती है कि आदमी की फिजिक भी हो सकती है। इस बारे में हम ये नहीं कह सकते कि भाई आदमी लंबा है तो वो ज़्यादा महान ही होगा, लेकिन आदमी के
व्यक्तित्व से बड़ा आदमी, व्यक्तित्व बड़ा होता है आदमी का, फिर उसके कर्म बड़े होते हैं कि उसने कर्म किस प्रकार के किए। कर्म आदमी को महान बनाते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना उन्होंने की, वो क्या ज़रूरत थी ऐसा करने की, क्यों वो ऐसा कर रहे थे? क्योंकि उनको लगा था कि अंग्रेज़ों का जो हम साथ दे रहे हैं विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध हाँ, के बाद। जी अंग्रेज़ों का जो हम साथ दे रहे हैं, जी हालांकि गांधी जी को विश्वास था कि युद्ध के बाद अंग्रेज हमें आज़ाद कर देंगे, आज़ादी दे देंगे, लेकिन उनका मानना था कि अंग्रेज इतने सीधे नहीं हैं। सुभाष जी का मानना था ऐसा। इतने सीधे नहीं हैं जी और इसीलिए उनको ये लगा कि हम शायद गलती कर रहे हैं अंग्रेज़ों का साथ देकर। हमें अपनी लड़ाई के लिए अपनी आर्मी तैयार करनी पड़ेगी, अपने आदमियों की आर्मी तैयार करनी पड़ेगी। इसीलिए वो जापान गए, जर्मनी गए, वहाँ पर भारतीयों को इकट्ठा किया। वहाँ से फिर उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई, जो पहली बार फेल हो गई, दूसरी बार फिर उन्होंने बनाई। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, अंग्रेज उनके खिलाफ हो गए थे या और उनको बाहर भीतर भी जाना पड़ता था। तो किस तरीके से वो छुप छुप कर, भेष बदल बदल कर उन्होंने इस बड़े लेवल को अंजाम किया, इस बारे में क्या कुछ कहना है? देखिए, कोई भी आदमी जब किसी अपने सपने को एक संकल्प बना लेता है ना, जी उसी के लिए जीतता है और उसी के लिए मरता है, तो फिर वो ये नहीं देखता कि मेरे को इसको पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है। वेश बदलना पड़ेगा, वेश भी बदलेगा, देशों में जाना पड़ेगा, विदेशों में भी जाएगा। वो तारों के नीचे से छुप के निकले, क्या किस तरह की कुछ वो प्लानिंग? परिस्थितियों के ऊपर अब अलग अलग लिखा हुआ है, जी क्योंकि आप तो उस वक्त थे नहीं कि भाई जी, हम ये देखें कि भाई हाँ देखा हुआ हो। जी हमने जो पढ़ा है, जो किसी फिल्म में देखा है, जी तो ये चीज़ें दिखाई गई हैं फिल्मों में। चीज़ें कई बार ड्रामेटाइज करके भी दिखाई जाती हैं, लेकिन बात है कि हिम्मत की, कि अपने सपने को पूरा करने के लिए उनसे जो कुछ भी बन पड़ा जी वो उन्होंने किया। चाहे जर्मनी जाके हिटलर से मिलना हो, चाहे जापान में जाना हो। हिटलर से मुलाकात किस वेश पे हुई थी, क्या कुछ बात थी, क्यों वो कहते हैं ना कि प्लानिंग थी? दुश्मन भाई हो जाते हैं। हाँ कि वो भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, अलाइड सेनाओं ओके के उसमें। जी जी तो वो भारत की, उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ थी कि मुझे भारत को आज़ाद करवाना है, मैं भारत माँ को आज़ाद देखना चाहता हूँ। और उनका आज़ादी का मतलब ये भी नहीं था कि सिर्फ हमारी ये आज़ादी होगी जिसको हम भौतिक आज़ादी कहते हैं। जी जी उनकी आज़ादी का जो विज़न था वो बहुत बड़ा था। उनकी आज़ादी का मतलब था अशिक्षा से आज़ादी, उनकी आज़ादी का मतलब था कि बेरोजगारी से आज़ादी, उनकी आज़ादी का मतलब था दरिद्रता से आज़ादी, उनकी आज़ादी का मतलब था कि व्यक्ति के अधीन ना रहे। अच्छा, ये भी सुनने में आया था जब एक इलेक्शन का दौर आया और महात्मा गांधी जी ने कहा कि सुभाष आप मत इलेक्शन लड़ो, मैं किसी और को उठा रहा हूँ, तो उसमें भी जिरहबाजी हुई और बाद में फाइनली सुभाष जी इलेक्शन जीत गए थे और गांधी जी के जो लड़ा था वो हार गए थे। ये क्या कुछ विषय था? ये कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव की बात है जी गांधी जी के कैंडिडेट थे पटाभी सीतारमैया जी। ओके जी। और उस वक्त जितने भी कांग्रेस के दूसरे लीडर थे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र बाबू, जी वो सब गांधी जी के नेतृत्व में ही कार्य करते थे। जी और सुभाष चंद्र बोस जी भी कैंडिडेट थे। तो पटाभी सीतारमैया जी को कैंडिडेट बनाया। लेकिन सुभाष जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा था उस वक्त कांग्रेस में कि इन सब नेताओं के जो संयुक्त कैंडिडेट थे जी वो हार गए। और उस हार के बाद गांधी जी ने ये धमकी दे दी कि मैं कांग्रेस से रिजाइन देता हूँ, मैं अब आगे नेतृत्व नहीं करूँगा मैं। लेकिन इसको फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने ठीक नहीं समझा कि देश को गांधी जी की भी ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने खुद रिजाइन दे दिया। और उसके बाद उन्होंने इंडियन फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। जब उन्होंने रिजाइन दिया तो गांधी जी के पास भी गए हैं वो, तो उन्होंने कहा भाई आप राष्ट्रपिता बने रहें। हाँ, राष्ट्रपिता बने रहे। तब से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया, सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दिया था। ओके, तो ये बड़ी गजब की बात है, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है।
क्यों? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको ये नामकरण किया, दर्जा दिया। अच्छा सर, जब एक बात आती है कि वो एक जहाज में बैठे और थोड़ी सी दूर जाने के बाद वो क्रैश हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो ताइवान की शायद वो बात है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो जहाँ दुर्घटनाग्रस्त हुआ वहाँ पर पहाड़ नहीं थे, कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पहाड़ थे। ये क्या मिथ्या है, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु आज तक एक रहस्य बनी हुई है। अगर हम ये बात करें कि वो 1945 में जी जिस जहाज की हम बात करते हैं, जी तो एक बार ये भी बात चली थी बहुत सालों तक कि उस दिन पूरे वर्ल्ड में कोई जहाज की दुर्घटना ही नहीं हुई, जी ये भी माना जाता था। जी। लेकिन बाद में अब हम गूगल पे सर्च करते हैं तो एक ही जहाज की दुर्घटना उस दिन की बताते हैं जो हुई है, ओके। और कोई दुर्घटना उस दिन नहीं हुई। जी। इसके बाद जो सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु को लेकर कमीशन भी बिठाए गए, जी जो किसी नतीजे पे नहीं पहुंच गए, या उन्होंने जो रिपोर्ट दी होगी वो रिपोर्ट ठंडे बस्ते में पड़ी है। ओके। मतलब उनकी मृत्यु एक रहस्य बनी हुई है। उसके बाद और मैं आपको बताता हूँ कि एक गुमनामी बाबा के नाम से हाँ, मेरा ये प्रश्न था भी कि आपने पीएचडी फैजाबाद से की है और वहीं पर एक गुमनामी बाबा के नाम से जगह भी थी, शायद आप वहाँ पर भी गए थे। वो क्या कुछ रहस्य है? वो लोग गुमनामी बाबा को सुभाष चंद्र बोस के रूप में देखते थे। ओके। कि ये प्रचार किया गया कि सुभाष चंद्र बोस ही गुमनामी बाबा हैं। फैजाबाद में ही उनका ठिकाना था, उत्तर प्रदेश अयोध्या से 20-22 किलोमीटर पहले है। जो वो घर था आप देख के आए हैं? हाँ, वो घर मैंने देखा है। ओके। और वहाँ पे लोग ये बताते थे कि इस शख्सियत के बारे में हमें नहीं पता कौन है कौन नहीं, ये सुभाष जी हैं या नहीं है, इस बारे में हमें नहीं पता। लेकिन इस व्यक्तित्व को मिलने देश के बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, बड़े बड़े लग्जरी उसमें आते हैं, मिल के जाते हैं। और शायद 1985 के आसपास उनका देहांत हुआ। तब एक नेशनल चैनल पे न्यूज़ फ्लैश हुई थी, नेशनल हीरो हैज़ डाइड, गॉन। कुछ फोटोग्राफ्स ऐसी बताई गई हैं, एक दो किसी की मृत्यु शैया के पास सुभाष जी खड़े हैं, 45 में उनकी मृत्यु हो जाती है और आगे 53 शायद कब उनकी 63 की हाँ कुछ ऐसी घटना है कि वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी को वहाँ पर दिखाया गया। वो क्या कुछ है? अब इन फोटो के बारे में नहीं हम दावे से कह सकते हैं, क्योंकि आज जो टेक्नोलॉजी है, हो सकता है उस वक्त भी रही हो, एडिट कर दी हो, एडिटिंग हो सकती है। लेकिन ये वायरल जरूर हुई थी। हाँ, वायरल जरूर हुई थी। आज अगर जीवित हों तो 123 साल के सुभाष जी होंगे, अगर मान लिया जाए जीवित हैं तो आज संभावना बहुत कम है। संभावना बहुत कम है। संभावना बहुत कम है। अच्छा, इसमें कितनी सच्चाई है कि उनकी मृत्यु के 60-65 साल बाद या 50 साल बाद भारत रत्न दिया जा रहा था, लेकिन परिवार ने मना कर दिया? ऐसा क्यों? क्योंकि परिवार का ये मानना था कि सुभाष चंद्र बोस जी का जो कद है जी, वो भारत रत्न से बहुत ज़्यादा ऊंचा है। और उनके भारत रत्न के बारे में आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ जी कि 1993 में जब उनको भारत रत्न दिया गया, 1992 में डिक्लेयर हुआ था। 1992 में जब डिक्लेयर हुआ तो परिवार ने लेने से मना कर दिया भारत रत्न जी, कि सुभाष चंद्र बोस जी का जो कद है वो बहुत ऊंचा है, इसलिए उनको किसी भारत रत्न की आवश्यकता नहीं है। तो फिर ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम हो गई जी कि अब उस भारत रत्न का क्या किया जाए, क्योंकि भारत रत्न घोषित होने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता। परिवार ने वो भारत रत्न लिया नहीं जी। अब उसका क्या किया जाए जी। तो फिर ये हुआ कि भाई भारत रत्न दे तो दिया जाए जी, लेकिन वो गृह मंत्रालय अपने लेखागार में रख लेगा, आर्काइव में रख लेगा। ओके। तो उस भारत रत्न की ये हुई बात। अच्छा, यानी वो परिवार वालों ने लेके रखा नहीं, वो
वो गृह मंत्रालय ने रखा और ये बात सारे इंडिया से छुपाई गई। ओके, कितनी गजब की बातें हैं। आज का युवा सुभाष चंद्र बोस नहीं बन सकता, लेकिन उनके कदमों पे चले, कैसे वो फॉलो करे इस बात को? आज के युवा को ज़रूरत है सही दिशा की। तो क्या पथभ्रष्ट है युवा? मैं पथ भ्रष्ट तो नहीं कहूँगा, जी, लेकिन दिग्भ्रमित जरूर है। उसको रास्ता गलत दिखाया जा रहा है। रास्ता गलत दिखाया जा रहा है, उनको उन चीज़ों की तरफ धकेला जा रहा है जिन चीज़ों का कोई अस्तित्व नहीं है। जो चीज़ें समाज के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में, जिन चीज़ों का कोई योगदान नहीं। तो क्या क्योंकि होना युवा बहुत बड़ी शक्ति होती है, चाहिए? जी और शक्ति से ही राष्ट्र बनते हैं, जी शक्ति ही राष्ट्र की पहचान होती है। जी अगर हम पॉजिटिव दिशा में चलेंगे जी तो राष्ट्र को कहीं से कहीं ले जाएंगे, और अगर गलत दिशा में चलेंगे तो राष्ट्र को बर्बाद भी कर सकते हैं। जी। तो अब कैसे फॉलो करे युवा सुभाष चंद्र बोस जी को? उनकी कौन सी ऐसी पुस्तक है जहाँ पर वो पढ़ें? पूर्ण स्वराज की मांग सुभाष चंद्र बोस जी ने की है, लेकिन कहते हैं गांधी जी ने भी पूर्ण स्वराज की मांग की थी। इन दो बातों में फ़र्क कहाँ है? गांधी जी ने स्वराज की बात की थी, सिर्फ स्वराज, स्वराज, पूर्ण स्वराज नहीं। पूर्ण स्वराज, मतलब स्वराज, एक- स्वराज के ऊपर उन्हें पुस्तक लिखी है। उनका स्वराज का एक कंसेप्ट था ओके, कि वो क्या कहते थे कि लोगों की जो डिमांड है, लोगों को जो चाहिए, जी वो अपने आप उसको स्वीकार करें कि हमें क्या चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, दो तरह से प्लानिंग हो सकती है। एक होता है प्लानिंग फ्रॉम बिलो, एक होता है प्लानिंग फ्रॉम अबव। जैसे मान लो मेरा मोहल्ला है, जी मेरे मोहल्ले में अंधेरा रहता है, ठीक है, लोग कहते हैं कि यहाँ पे एक बल्ब लगवा दो या ट्यूब लगवा दो, चांदना हो जाएगा, रात को आने जाने का रास्ता दिख जाएगा। जी लेकिन जो प्लानिंग फ्रॉम अबव है, जी वो कहती है नहीं, इस मोहल्ले में बल्ब की नहीं, इस मोहल्ले में ट्यूबवेल की ज़रूरत है। यानी जो लोगों को नहीं चाहिए वो दे रहे हैं, और जो लोगों को चाहिए वो नहीं मिल रहा। वो नहीं मिल रहा। तो ये डिफरेंस हो जाता है। स्वराज में क्या होगा कि लोग अपने आप डिसाइड करेंगे उनको क्या चाहिए। क्या चाहिए? लोगों को स्कूल चाहिए, जी कॉलेज चाहिए, जी लोगों को हॉस्पिटल चाहिए। जी हॉस्पिटल चाहिए तो कौन से चाहिए? अंग्रेजी चाहिए या हम अपने देसी नुस्खों से अपना इलाज कर सकें, जी। ये चीज़ है। ओके, तो सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, सुभाष चंद्र बोस जी की शादी, उनके बच्चे, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। क्या कुछ है सर ये विषय? सुभाष चंद्र बोस जी की शादी 1937 में हुई थी। 1937 में हुई थी, जी और वो विदेशी महिला थी, जी शेंकले शायद नाम था उनका। जी और आप ये देखो कि 1993 में हिंदुस्तान को पता चला कि सुभाष चंद्र बोस शादीशुदा थे, जब उनकी बेटी अनीता बोस ने सामने आकर भारत रत्न को अस्वीकार कर दिया कि हम भारत रत्न नहीं लेंगे। उससे के बीच में उनके बच्चों का कोई जिक्र भारतीय इतिहास में पढ़ने को या देखने को या उनकी सक्रियता के बारे में हमें पता नहीं चलता। 1945 में ही उनकी धर्मपत्नी का देहांत हो गया था शायद, और 1945 में ही नहीं, उनकी धर्मपत्नी का शायद बाद में हुआ है देहांत। ओके ना, क्योंकि 1945 में जिस प्लेन क्रैश की हम बात करते हैं, उस प्लेन क्रैश में वो सिर्फ 11 या 12 आदमी थे जी जो उन अपने साथियों के साथ थे। जी जी ओके। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, और अब मैं चाहता हूं कि आगे हम उधम सिंह जी के बारे में जिक्र करें। स्वागत है आपका कभी भी। थैंक यू सर, थैंक यू। तो भाई ये कहीं मेरा सपना जो है एजुकेशन से रिलेटेड, मेरे युवा भाइयों से रिलेटेड, वो इन चीज़ों को भूल ना जाएं। और जब मेरे को कॉलेज की याद आती है तो मेरे को हमारे प्रोफेसर साहब ओपी गुप्ता जी बड़ा मैं मिस करता हूँ, उनके भाषण। अब तो मैं परमिशन ही नहीं है यहाँ पर भाई, मैं क्लास में पढ़ नहीं सकता, लेकिन हाँ एक ये माध्यम जरूर है, मेरे थ्रू आप भी थोड़ा सा जानकारी लें और इस बारे में सोचें समझें। और भाई अब ये वीडियो देखने के बाद अब सुभाष जी की जब फ़ोटो घर पे लगाएंगे तब आपको एक्चुअल पोजीशन पता चलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।